So, hello people, this is your channel CATV and in this video we are going to understand a new concept, enterprise value. See, हमने FCFF और FCFE देखा और उस पर हमने अच्छे खासे क्वेश्चन भी करे, पर इधर जो कंसेप्ट आ रहा है वो कंसेप्ट है इंटरप्राइज वैल्यू का. ये FCFF एंड FCFE का एक्सटेंशन है, राइट. सी, इंटरप्राइज वैल्यू में मैं थोड़ा सा आपको कंसेप्ट भी समझा ही दूंगा, ये सब ठीक है, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट तो है ही. 1 सेकेंड, ठीक है. ये FCFE के क्वेश्चन है, ओके, राइट. पहले हम ये पढ़ते हैं कि डॉक्यूमेंट में क्या देख रखा है. ये डॉक्यूमेंट गौरव जैन सर की PDF है, आप डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा. कैलकुलेट इंटरप्राइज वैल्यू इन 2 वेज. दो तरीके होते हैं कैलकुलेट करने का किसी एक इंटरप्राइज की वैल्यू, या तो वो असेट और लाइबिलिटी वाला तरीका. देखते हैं क्या है. टेक एंटिटी वैल्यू एज द बेस एंड देन एडजस्ट डेप्ट वैल्यूज़ फॉर अराइविंग एंटरप्राइज वैल्यू. ओके. एंटिटी वैल्यू लो, उसमें डेप्ट वैल्यू माइनस करो और इंटरप्राइज वैल्यू आ जाएगा, ऐसा. और एक बैलेंस शीट बेस्ड अप्रोच है एंड अराइव. सी, करते हैं हम एक बार क्वेश्चन करते हैं, समझ में आएगा कि कौन से अप्रोचेस की बात कर रहे हैं. जैसे इलस्ट्रेशन 1 है कि ए लिमिटेड ने ग्रॉस प्रॉफिट है उसका, तो ए मेड अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ ₹10 लाख एंड इनकर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर. तो ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट आया और ये तो मतलब ट्रेडिंग का प्रॉफिट है, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है. तो 10 में से आपने 4 लाख माइनस किया तो आपका 6 लाख आया. अब टैक्स वैक्स तो कुछ ऐसा दे के नहीं रखा है, तो इसको ही हमने पैट भी मान लिया. एंड प्रेफरेंस शेयर भी नहीं दे के रखे हैं, राइट. ये इक्विटी, डेप्ट, रिजर्व एंड सरप्लस ये सब है. तो हम कैसे EPS निकाले, तो चलो हमने एक बार ओके नंबर ऑफ इक्विटी इशूड 1 लाख है. तो ठीक है, 1 लाख है तो मैंने चलो ₹6 EPS भी निकाला, पर मुझे नहीं लगता यहाँ पे सीन रहेगा ऐसा. एंड डेप्ट देख रखा है, रिजर्व एंड सरप्लस देख रखा है, पर हाँ RF, RM और बीटा देख रखा है. के निकाल लो, तो ये है हमारा के 11.25%. हमारा के आया है 11.25%, ठीक है. के हमारा है 11.25%. क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि पर शेयर अर्निंग वैल्यू निकालो. तो अर्निंग पर शेयर में अगर होता भाई 10 में से 3 माइनस कर दिया, ओके, 1 माइनस करा, राइट. सॉरी, 10 में से 4 माइनस करे, 6 लाख डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो 6 अर्निंग पर शेयर आना चाहिए. अर्निंग वैल्यू पर शेयर ये 53.33 कैसे आ गया, मतलब अर्निंग पर शेयर और अर्निंग वैल्यू पर शेयर में अंतर है ऐसा. चलो देखते हैं. ये 6 लाख आया, ओके, ये 6 लाख आया. अर्निंग वैल्यू, ओके, अर्निंग पर शेयर एंड अर्निंग वैल्यू पर शेयर, ये मैंने अर्निंग पर शेयर निकाल लिया. चलो 6 ऐसा कर सकते हैं ना, 6 डिवाइड बाई 11.25 करते हैं. ओके फाइन. EPS को अगर हमने कैपिटलाइजेशन करा तो अर्निंग वैल्यू पर शेयर आया, सिंपल. चलो ये हमने निकाला. अब इक्विटी वैल्यू ऑफ द कंपनी इफ़ EBITDA मल्टीपल इज़ 5. इक्विटी वैल्यू निकालना है कंपनी का. इक्विटी वैल्यू अभी भी हमने अर्निंग वैल्यू ऑफ द कंपनी निकाला, तो उसमें भी अर्निंग पर शेयर को हमने KE से डिवाइड किया. ओके, शेयर की वैल्यू को KE से डिवाइड किया, तो ठीक है, इक्विटी वैल्यू आ गई, कंपनी की अर्निंग वैल्यू आ गई. इधर इक्विटी वैल्यू ऑफ द कंपनी इफ़ द एप्लीकेबल EBITDA मल्टीपल इज़ 5. अब ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि अब कैसे निकालेंगे इक्विटी वैल्यू. पर देखो, अब हमको EBITDA तो दे के रखेंगे, शायद तक दे के रखा है कि नहीं रखा है. देखो, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, अमोटाइजेशन. इंटरेस्ट है नहीं, टैक्स है नहीं, डेप्रिसिएशन है नहीं, अमोटाइजेशन है नहीं, तो ये पूरा का पूरा 6 लाख है, ठीक है. EBITDA मल्टीपल दे के रखा है, तो चलो ठीक है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 30 लाख, मतलब जो दे के रखा है वही बता रहा हूँ मैं. और 6 लाख नहीं है, 10 लाख में से, हाँ ओके, 6 लाख, वही 30 लाख हो गया. और देखो इन्होंने भी अभी तक वैसे ही करा है. तो अब इनकी कंपनी की वैल्यू आ गई, क्योंकि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स है ना, मतलब अभी इसमें ना तो डेप्रिसिएशन, ना तो मैंने मैंने किसी डिबेंचर्स को दिया, ना मैंने इक्विटी शेयर होल्डर को दिया. ये EBITDA कंपनी की वैल्यू है. इस कंपनी को, इसका मल्टीपल है 5, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया. अब KE से डिवाइड करो. कायदे से इधर KO से डिवाइड होना चाहिए, पर इधर हम देखते KE से, और इसके अलावा KE के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है. देखते क्या करा है इन्होंने. ओके, KE से क्यों डिवाइड करना, पहले ऐसा कर लेते ना, जब इंटरप्राइज की वैल्यू 30 लाख की निकाल ली है तो हम डेप्ट माइनस कर लेते हैं 3 लाख. चलो इन्होंने डेप्ट माइनस करा, तो 30 लाख में से इन्होंने 3 लाख माइनस कर दिया, तो 27 लाख आया, राइट. EBITDA 6 लाख था, हमने 5 से मल्टीप्लाई करा, 30 लाख आ गया. अब इन्होंने इसमें से डेप्ट की वैल्यू माइनस कर दी, तो आ गया 27 लाख, राइट.
आपने अर्निंग वैल्यू तो बता दी कंपनी की, इधर इक्विटी वैल्यू बताना है। सपोज़ करो कि 27 लाख की वैल्यू पूरी की पूरी मैं ये मान लूँ कि यही इक्विटी की है, तो 27 लाख, राइट। तो डेप्ट माइनस करके ये जो वैल्यू आई है ना, ये इक्विटी की वैल्यू है, इक्विटी कैपिटल की वैल्यू है, उसमें से आपको सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस और अलग से ऐड करना पड़ेगा। तो 27 + 5 32 लैक्स। तो इस तरीके से चलेगा। देखो आपने EPS निकाला, आपने इक्विटी वैल्यू निकाली। अब 1 सेकेंड, EPS निकालने के बाद आपने अर्निंग वैल्यू निकाली, क्योंकि अर्निंग पर शेयर निकाला, अर्निंग पर शेयर को आपने KE से डिवाइड करके आपने अर्निंग वैल्यू निकाली। पर इक्विटी वैल्यू निकालने के लिए पहले EBIT मल्टीपल दे के रखा है, तो चलो ठीक है, हमने 5 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई कर दिया, बाकायदा 30 लाख हमारा आया। 30 लाख में से हमने डेप्ट माइनस करा, तो उसमें फिर वो इक्विटी की वैल्यू नहीं आई, इक्विटी की वैल्यू आई एक्सक्लूडिंग, और इक्विटी की वैल्यू में रिजर्व एंड सरप्लस शामिल होता है। तो ऐसे केस में हमने रिजर्व एंड सरप्लस अलग से ऐड करा, इस तरीके से आया। तो क्या लिखा है, टेक एंटिटी वैल्यू एज द बेस। ओके, टेक एंटिटी वैल्यू इज द बेस एंड देन एडजस्ट फॉर डेप्ट वैल्यूज़ टू अराइव इंटरप्राइज वैल्यू। मतलब EBITDA का जो मल्टीपल है वो एंटिटी वैल्यू था, एंटिटी वैल्यू में से डेप्ट माइनस करा तो इक्विटी वैल्यू आया एक्सक्लूडिंग रिजर्व एंड सरप्लस, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस आया तो इक्विटी वैल्यू आया इंक्लूडिंग रिजर्व एंड सरप्लस। तो देखो सिंपल सी बात है कि अर्निंग पर शेयर है, आपने अर्निंग पर शेयर से आपने EPS निकाला, उस EPS से आपने एक अर्निंग वैल्यू निकाली, ये हमने समझा, राइट। अब ये अर्निंग वैल्यू हो गई। एक चीज़ होती है एंटिटी वैल्यू एंड इंटरप्राइज वैल्यू। एंटिटी वैल्यू होता है कि EBITDA को अपन ने मल्टीप्लाई कर लिया मल्टीपल से, तो अपनी एंटिटी वैल्यू आ गई। उस एंटिटी वैल्यू में से डेप्ट माइनस करते हैं तो इक्विटी वैल्यू मान लो, उसको मान लो इक्विटी वैल्यू पर एक्सक्लूडिंग रिजर्व एंड सरप्लस, फिर उसमें ऐड करोगे तो इक्विटी वैल्यू इंक्लूडिंग रिजर्व एंड सरप्लस, और ये हो जाएगी आपकी इंटरप्राइज वैल्यू। तो एंटिटी वैल्यू और इंटरप्राइज वैल्यू में अंतर है, राइट। उसके बाद आपकी जो है पर्टिकुलर इक्विटी वैल्यू आई। मतलब आप समझ रहे हो, इंटरप्राइज वैल्यू कोई बोले तो आप एंटिटी वैल्यू मत समझना, इंटरप्राइज वैल्यू बोले तो आप इक्विटी वैल्यू समझना, और जो कि ये दिख रहा है। और एंटिटी वैल्यू क्या होता है, EBITDA इंटू मल्टीपल। तो एंटिटी और इंटरप्राइज, अब थोड़ा सा यही है सीन, और यही दिख भी रहा है, तो इसलिए याद तो करना पड़ेगा। अब देखना, लिख के रख लो कि इसमें कितनी बार ऐसा होगा कि जब इंटरप्राइज वैल्यू निकालने का बोले और ये निकाल के रख देंगे डेप्ट वैल्यू, और ये इंटरप्राइज में इक्विटी और डेप्ट दोनों को ऐड कर लेंगे। मुझे लग रहा है ऐसा कुछ होगा, पर चलो ठीक है, अभी तक तो नहीं है। अभी तक तो क्या एक ही क्वेश्चन करा, उसमें तो नहीं है। अब एक ना सिक्योरिटी वैल्यूएशन में क्वेश्चन दिख रहा है, मैं आपको वो भी क्वेश्चन बता देता हूँ। ओके, एक और इलस्ट्रेशन नंबर 2, वो भी हम एक बार देखते हैं। अब ये बैलेंस शीट अप्रोच है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि एक अप्रोच तो ये हो गई कि एंटिटी वैल्यू में से ये कर लो, ये अप्रोच हो गई हमारी अप्रोच नंबर 1, और दूसरी अप्रोच हो गई हमारी बाकायदा बैलेंस शीट अप्रोच। ओके, तो क्या है हमारा बैलेंस शीट अप्रोच में, देखो बैलेंस शीट दे के रखी है, और अगर मैं अभी इंटरप्राइज वैल्यू को पहले देखो निकालना क्या है, द शेयर्स आर एक्टिवली ट्रेडेड एंड द करंट मार्केट प्राइस। शेयर्स एक्टिवली ट्रेडेड है, करंट मार्केट प्राइस है 12, शेयर होल्डर फंड में रिप्रेजेंट है 70,000 शेयर्स, फेस वैल्यू तो है 10, करंट मार्केट प्राइस है, तो फेस वैल्यू है 10, करंट मार्केट प्राइस है 12, शेयर होल्डर फंड में 70,000, राइट। ये है आपका शेयर्स, और एंड रेस्ट इज़ रिटेन अर्निंग। ओके, अब देखो अगर इंटरप्राइज वैल्यू निकालनी है, देखो एक बेसिक जो दिमाग में आता है वो हम देखो क्या करेंगे हम, वो तो यही आता है कि सारी जो एसेट्स है ना, ये 2000, डेप्ट और करंट लायबिलिटी माइनस कर दो यार। मतलब कि शेयर होल्डर फंड, अगर इंटरप्राइज वैल्यू को इक्विटी वैल्यू ही बोलते हैं तो शेयर होल्डर फंड एक तरीके से हो जाना चाहिए इंटरप्राइज वैल्यू, पर आंसर आपका वो आएगा नहीं, मतलब कि आंसर आपका 8 लाख नहीं आएगा, 5,40,000 आया। तो एक बार हम देख लेते हैं कि 5,40,000 कैसे आया। इसमें असेट और लायबिलिटी वाला लफड़ा नहीं करते हुए उन्होंने ये बोला कि देखो तुम्हारे शेयर आउटस्टैंडिंग है 70,000, अब 70,000 की करंट मार्केट प्राइस है 12, तो मार्केट कैप हो गया, मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ शेयर। और रही बात डेप्ट की, डेप्ट आपको मिल जाएगा 200, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन में डेप्ट ऐड करो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट माइनस करो। कुछ अलग नहीं लग रहा आपको? अभी अपन ने इंटरप्राइज वैल्यू में इक्विटी वैल्यू समझा था, डेप्ट तो उधर भी दे के रखा था, डेप्ट उधर भी दे के रखा था, पर उस समय उधर डेप्ट नहीं लिया। बैलेंस शीट अप्रोच में बाकायदा, राइट, बैलेंस शीट अप्रोच में इन्होंने डेप्ट भी कंसीडर किया,
और उन्होंने कैसे निकाला कि शेयर से करंट मार्केट प्राइस, तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी डेब्ट ऐड कर लिया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट माइनस कर दिया। ओके, अब ये देखो, ये हमने यही तो निकाला ना, ये बैलेंस शीट अप्रोच हो गई। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी डेब्ट की अगर मार्केट वैल्यू देख रखे वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट माइनस कर दो, ये हो गया हमारा। और यही इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें डेब्ट की वैल्यू को माइनस करके रखा हुआ था, राइट। इसमें डेब्ट की वैल्यू को माइनस करके रखा हुआ था और इक्विटी वैल्यू, चलो उधर इक्विटी वैल्यू निकालना था, तो चलो हमने इस तरीके से निकाल लिया, राइट। तो हमारे पास सेकंड अप्रोच ये रही। देख लेते कुछ क्वेश्चन है क्या। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि कैलकुलेट ईवी और EBITDA रेशियो। तो ईवी और EBITDA रेशियो कैलकुलेट करने का बोला। ईवी हमारा इंटरप्राइज वैल्यू, तो चलो निकालते हैं इंटरप्राइज वैल्यू। कैसे निकलेगा इंटरप्राइज वैल्यू? आपका नंबर ऑफ़ शेयर आउटस्टैंडिंग है, राइट। नंबर ऑफ़ शेयर आउटस्टैंडिंग, 1 सेकेंड, हाँ, नंबर ऑफ़ शेयर आउटस्टैंडिंग है हमारे पास 40 लाख, राइट। और मार्केट वैल्यू शेयर की देखे रखी क्या, रिसेंट शेयर प्राइस, ओके, इंटू 22.5, 900। मार्केट वैल्यू ऑफ डेब्ट 137, ये ऐड कर लिया। कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ 62.30 माइनस कर दिया। कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ इन्वेस्टमेंट 327 है, ये माइनस कर दिया। 1 सेकेंड, कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ 62.30, 647.7 आए, ये आएगी हमारी इंटरप्राइज वैल्यू। सी, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट माइनस करे समझ में आता है। इन्होंने भाई साहब ने इन्वेस्टमेंट भी माइनस कर दिए, मतलब क्वेश्चन में ये एसेट भी दे के रखा है तो उसने ये भी माइनस कर दिया। और इसके पहले वाले क्वेश्चन में जब हम इंटरप्राइज वैल्यू निकाल रहे थे उसमें ट्रेड रिसीवेबल भी दे के रखा था, उसमें करंट एसेट भी दे के रखा था, नॉन करंट एसेट भी दे के रखा था, कुछ भी माइनस नहीं किया था उधर। करंट एसेट में ट्रेड रिसीवेबल माइनस नहीं करा, नॉन करंट एसेट माइनस नहीं करा, पर इस क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट दे के रखा था, माइनस कर दिया। वाह, चलो ठीक है, हमको क्या दिक्कत है, हम कर देंगे माइनस। तो ठीक है, इस तरीके से 647.70 आया ईवी। और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन जो भी है EBITDA, तो आपके पास क्या दे के रखा है, आपके पास दे के रखा है नेट इनकम। अब नेट इनकम तो 1 सेकेंड, पैट होता है, तो पैट है, टैक्सेस से 95.90 ऐड करो, फिर इसमें इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन भी ऐड करो, तो ये आ गया 250.07। ये आ गया आपका कैलकुलेशन, हो गया कैलकुलेट। जो EV डिवाइड बाई EBITDA क्वेश्चन में बोल के लगा था निकालने का, तो हमने निकाल लिया। चलो ये भी हो गया। चलो ठीक है, हमारे अमेंडमेंट वाले सेक्शन में भी एक क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 8, कैलकुलेट EVA। तो कंप्यूट करो EVA विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, P&L, बैलेंस शीट, ये पूरा दे के रखा है, मतलब ये बैलेंस शीट अप्रोच। EVA निकालना है, इंटरप्राइज वैल्यू, राइट। EVA 1 सेकेंड, EVA निकालना ही है, ओके। EVA अलग होता है, इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन, MVA, EVA MVA वो अलग होता है, इधर EVA निकालने का है। तो EV अंतर है, राइट। तो वो EVA MVA वो अलग पोर्शन है। चलो ठीक है, तो इस तरीके से हमारा तो ये वीडियो ओवर हो गया। इंटरप्राइज वैल्यू हमने समझा। चलो जो नोट्स बनाए हैं एक बार नोट्स को फटाफट देख लेते हैं। ये तो चलो ठीक है बने हुए थे, इसमें तो FCFF एंड FCFA के बारे में भी है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। कभी कभी ना ये इंटरप्राइज वैल्यू, चलो ठीक है, अभी हमने इंटरप्राइज वैल्यू समझा जिसमें हमने एक इक्विटी वैल्यू प्रॉफिट से निकाला था, एक हमने बैलेंस शीट से निकाला। उधर तो इक्विटी ऐप वैल्यू को ही इंटरप्राइज वैल्यू बोल दिया, पर चलो ठीक है उन्होंने वो कर दिया। दूसरा इंटरप्राइज वैल्यू में उन्होंने फिर डेप्ट कंसीडर करा, मतलब प्रॉफिट में इक्विटी कंसीडर नहीं करा, बैलेंस शीट वैल्यू अप्रोच में कंसीडर करा। तो मुझे ये लगता है, और ये है ही, इंटरप्राइज की बात करें तो इक्विटी नहीं आना चाहिए कायदे से। तो हम ये मानते हुए कि इंटरप्राइज वैल्यू में क्या नहीं आता, इंटरप्राइज वैल्यू में मतलब कि सिर्फ इक्विटी नहीं, इक्विटी और डेप्ट भी आता है। सिक्योरिटी वैल्यूएशन का हमने एक और क्वेश्चन करा था इंटरप्राइज वैल्यू का, उसमें भी उन्होंने डेप्ट कंसीडर किया था। तो चलो हम ये ले लेते हैं कि इंटरप्राइज वैल्यू में ये आता है, डेप्ट भी कंसीडर होता है। पर हाँ, इक्विटी वैल्यू करते हैं तो हम एंटिटी वैल्यू में से डेप्ट वैल्यू माइनस करते हैं, देन वो इक्विटी वैल्यू एक्सक्लूडिंग रिजर्व एंड सरप्लस आता है, फिर हम रिजर्व एंड सरप्लस को ऐड करके इक्विटी वैल्यू इंक्लूडिंग रिजर्व एंड सरप्लस आता है। और बाय डिफ़ॉल्ट हमको यही कैलकुलेट करना है, इंक्लूडिंग रिजर्व एंड सरप्लस। और ये मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, मैंने आपको क्वेश्चन भी करवा दिए। अब देखो, अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड से भी आप इंटरप्राइज की वैल्यू निकाल सकते हो, इन द सेंस कि बिजनेस की वैल्यू। उधर तरीका बोलने का बिजनेस वैल्यू है, तो क्यों ना हम इसको भी इधर जोड़ दें। इधर क्या तरीका इनका, FMPAT
फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय के, और ये वैसे भी फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इक्विटी के लिए ही होता है, डिवाइड बाय के। ये आपके आगे बिजनेस वैल्यू। अब इक्विटी वैल्यू इसमें भी निकलती। इक्विटी वैल्यू कैसे, वैल्यू ऑफ बिजनेस में से वैल्यू ऑफ डेट माइनस कर दो, ये एक इक्विटी वैल्यू का तरीका। एक ये हो गया। इक्विटी वैल्यू का एक और तरीका है निकालने का कि EPS अर्निंग पर शेयर को PE से मल्टीप्लाई करो, तो मार्केट प्राइस आ गया, इनटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से मल्टीप्लाई कर लो। सो देखो इधर समझते हैं। देखो हमने जो अभी तभी समझा उसको मैं क्रक्स सिंप्लीफाइड करता हूँ। इंटरप्राइज वैल्यू में सबसे पहले हमने बेसिक समझा था कि यार अर्निंग पर शेयर क्या होता है। फिर एक तरीका था जहाँ पे अपने को अर्निंग वैल्यू निकालनी थी, राइट। अर्निंग वैल्यू याद है, अर्निंग वैल्यू निकालनी थी, बताता हूँ मैं आपको। अर्निंग वैल्यू पर शेयर, अर्निंग वैल्यू, अर्निंग पर शेयर था, उसको KE से डिवाइड किया तो हमारी अर्निंग वैल्यू आई। अब अर्निंग वैल्यू आ गई, अब हम इंटरप्राइज वैल्यू की तरफ जा रहे हैं। पर इंटरप्राइज वैल्यू में भी इक्विटी वैल्यू अभी अपन ने पहले इसके पहले वो निकाला था। इक्विटी वैल्यू निकालने का ये तरीका था कि EBITD उसका मल्टीपल देकर रखा था, उसमें से वैल्यू ऑफ डेप्ट माइनस करा तो इक्विटी वैल्यू आ गई। उस इक्विटी वैल्यू एक्सक्लूडिंग रिजर्व एंड सरप्लस था, इसमें हमने रिजर्व एंड सरप्लस इंक्लूड करा तो इक्विटी वैल्यू आ गई। और आपको याद हो अपन ने अभी एंड में पढ़ा कि इक्विटी वैल्यू निकालने का तरीका होता है ना, वैल्यू ऑफ बिजनेस में से वैल्यू ऑफ डेप्ट माइनस करो तो इक्विटी वैल्यू, या नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, नंबर ऑफ शेयर्स का आपने मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई किया है तो वो भी इक्विटी वैल्यू आ गई। मार्केट वैल्यू निकालने के लिए EPS इंटू PE करते हैं, तो वो सब चीज़ें तो हमको आती है, राइट। अब इंटरप्राइज वैल्यू की बात कर रहे हैं। अब हम इंटरप्राइज वैल्यू पे आए, इक्विटी वैल्यू हमने निकाल ली, इंटरप्राइज वैल्यू पे आ रहे हैं। इंटरप्राइज वैल्यू में याद रखना इक्विटी की मार्केट वैल्यू प्लस डेप्ट लेते हैं, इक्विटी की मार्केट वैल्यू प्लस डेप्ट लेते हैं। और जब हमने इक्विटी की मार्केट वैल्यू ले ली ना, तो रिजर्व एंड सरप्लस लेने की जरूरत नहीं। इक्विटी की मार्केट वैल्यू प्लस डेप्ट, उसमें से हमने कैश एंड कैश इक्विवेलेंस माइनस किया। कायदे से डेटा वेटर भी होते हैं, वो नहीं माइनस करने। और एक सिक्योरिटी वैल्यूएशन में हमने क्वेश्चन देखा, उसमें तो उसने इन्वेस्टमेंट भी माइनस कर दिया था, इसलिए इधर लिखा है देखो इन्वेस्टमेंट माइनस करा है, क्वेश्चन 14 सिक्योरिटी वैल्यूएशन। और एक अपन ने जो इलस्ट्रेशन 2 देखा था उसमें ट्रेड रिसीवेबल भी दे के रखा था, उसमें नॉन करंट एसेट भी दे के रखा था, उसको माइनस नहीं करा। ये इंटरप्राइज वैल्यू है, उस तरीके से इंटरप्राइज वैल्यू निकालना। और इंटरप्राइज वैल्यू EV होता है, तो कल को EVA देकर रखे तो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड है, वो MVA मार्केट वैल्यू एडेड है, उसको वैसे समझना। और इंटरप्राइज वैल्यू हमने ऐसे निकाल लिया। और अभी मैंने आपको बोला कि वैल्यू ऑफ इक्विटी के लिए वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस वैल्यू ऑफ डेप्ट करना रहता है। तो इंटरप्राइज वैल्यू निकालने का तरीका मतलब इक्विटी बिजनेस वैल्यू कैसे निकल सकती है, और बिजनेस वैल्यू फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को KE से डिवाइड कर लो, आपका बिजनेस वैल्यू आ जाएगा, ऐसा भी निकलेगा, राइट। तो इस तरीके से हमने ये सब करा। कल को कभी भी किसी भी क्वेश्चन में हमको कुछ वैल्यूज़ निकालने को आए, हम ये सब चीज़ें देखेंगे, राइट। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम और नए कंसेप्ट देखेंगे। और ये कंसेप्ट जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो ये क्वेश्चन है, ये कंसेप्ट है। कितनी बार ऐसा होता है कि हम कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, उस कंसेप्ट के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन नहीं आते। और अभी अपन जो भी कंसेप्ट पढ़ रहे हैं वो कंसेप्ट के पीछे बैकिंग है, राइट, उसके पीछे बैकिंग है क्वेश्चंस की। तो ये कंसेप्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम।